हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अब जो डेली का जो स्टडी का जो जर्नी चालू किए थे, हम लोगों ने टॉपिक जो कवर करने चालू किए थे वो हम लोग पॉलिटी में चल रहे थे। तो पॉलिटी में हम लोग संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की इसको समझ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे चार्टर एक्ट को देखा, बहुत सारे भारत परिषद अधिनियम को देखा, बहुत सारे पिट्स इंडिया एक्ट को देखा। तो और हम लोग अभी तक हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से एक्ट में क्या क्या से प्रावधान किए गए थे ताकि धीरे धीरे यहाँ पर सत्ता स्थापित किया सके। तो उसी क्रम में अब आगे चलते चलते हम लोग आइए अब सीधा हम लोग पहुंच जाते हैं कहां पर। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, 1909 का 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो था, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता था? इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, इसी को बोला था मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। तो हम अब समझते हैं कि ये आखिर भारत परिषद अधिनियम 1909 है क्या, मार्ले मिंटो सुधार आखिर है क्या, इसका आवश्यकता क्यों पड़ा। ये जो मार्ले मिंटो जो थे वो यहाँ पर आए थे क्या किए, कि हम लोगों ने अभी तक देख चुके थे बहुत सारे। हम लोग जितना भी अधिनियम देखें तो उसमें से अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे जब 1858 की क्रांति के बाद जब हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके 1858 में जो भारत शासन अधिनियम जो आया था उसके तहत यहाँ पर व्यवस्था की गई। लेकिन जब अंग्रेजों को, चूंकि अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पर अंग्रेज जानते थे कि अगर भारतीयों के बीच में एकता पनप गई तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर एकता पनप गई तो फिर हम लोगों का शासन करना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, बोरिया बिस्तर उठा के हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसी स्थिति को देखते हुए इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ही क्या था, मुख्य नीति क्या था, अंग्रेजों का मुख्य नीति, इनका मुख्य नीति था फूट डालो राज करो। अंग्रेजों का मुख्य नीति था फूट डालो राज करो नीति, यानी कि जो एकता है उसमें दोनों के बीच में जो भी समुदाय है यहाँ के बीच में कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें बताओ ताकि एक दूसरे के विरोध में वो लोग आ जाएं। तो इन लोगों ने क्या किया, तो यही सब यही स्थिति को लाने के लिए जो मार्ले मिंटो सुधार था वो लाया गया था। क्यों? क्योंकि अगर अगर अंग्रेज लोग भारतीय एकता जो पनप रहा था धीरे धीरे 1857 की क्रांति का जो पनप रहा था धीरे धीरे, अगर उसको यहाँ पर ब्रेक नहीं करते, उसको तोड़ते नहीं, तो इन लोगों का जो यहाँ पर भारत पर जो शासन करने का जो क्या था, इन लोग जो भारत पर शासन करने का जो क्या बोल सकते हैं इसको, चाहत थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती। तो सबसे पहले तो वहां पर जब इस स्थिति को देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भारतीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई एकता सभी आपस में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी वो धीरे धीरे डगमगाने लगी कि अगर ऐसा पनपा, अगर हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी तो हम लोग वहां से खत्म। तो इस स्थिति को देखते हुए फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से एक अधिनियम लाया गया था, और जिसमें क्या किया गया था, तो जिसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो आइए उन व्यवस्था को समझते हैं। तो देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे जब 1857 की क्रांति हुआ तो हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर हम बहुत सारे ऐसे जगह पर देखें कि अगर देश का बात आता है तो वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाते हैं, भले ही कोई कितना भी मतभेद हो आपस में, लेकिन जहां देश का बात आया वहां सब एक है, उसके बाद ही आगे पीछे कुछ होता है। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति होने के बाद, अधिनियम आने के बाद, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये मुस्लिमों को ये लगने लगा था कि हम लोगों को दबाया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो उसमें क्या थे, अल्पसंख्यक में थे, ठीक है। और जो जो यहाँ पर मुस्लिमों को छोड़कर अन्य जातियां थी वो क्या थी, बहुसंख्यक में थी। तो मुस्लिमों को पता नहीं कि कहां से ये लगने लगा कि हम लोगों को यहाँ पर दबाया जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि जाकर सीधा ब्रिटिश सरकार के पास जाकर क्या किया, जो सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन पद्धति थी उसको अपनाने का प्रयास बोले कि हम लोगों को एक अलग क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र दीजिए जिसमें हम लोग मुस्लिम के आधार पर ही वहां पर निर्वाचन होगा और यहाँ पर नहीं होगा। तो जब जब ब्रिटिशों को यह लगा, उन लोगों को एक चीज तो मिल गया कि अरे कि अब मेरे पास एक ऐसा हथियार लग चुका था ताकि हिंदू मुस्लिम जो एकता पनप रही थी उसको हम तोड़ सकते थे। वो तो क्या था कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन करने की जो बात आ गई थी वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। तो मार्ले मिंटो सुधार का अधिनियम जो था वो लाया गया था। तो इसमें यह व्यवस्था की गई थी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इसमें व्यवस्था की गई थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति अपनाया जाएगा। क्या था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो पहला जो व्यवस्था की गई थी वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली।
मॉरले मिंटो सुधार जो आया था 1909 का था, उसके आधार पर सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी हिंदू क्षेत्र का अलग निर्वाचन प्रणाली होगा, मुस्लिम क्षेत्र का अलग निर्वाचन प्रणाली होगा। इससे क्या होगा, जब ये स्थिति लाई गई तो इससे क्या था, हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो क्या हुई, धीरे धीरे डगमगाने लगी थी, टूटने लगी थी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो भाइयों के बीच में जो पहले बहुत आराम से रह रहे थे, कि और अगर दो भाइयों के बीच में हम मतभेद पैदा कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बोल के कि वो तुम्हारा दुश्मन बनते जा रहा है और वो तुमसे हड़पना चाहता है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो यहाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता जो पनप रही थी धीरे धीरे, वो यहाँ पर खत्म होने के कगार पर आने लगी थी। क्योंकि जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिमों का अलग अलग प्रतिनिधित्व होगा और हिंदुओं का अलग प्रतिनिधित्व होगा। जब अलग अलग प्रतिनिधि होंगे तो एक ही राज्य में, एक ही जगह पर अगर दो प्रतिनिधि शामिल होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण था वो होने चालू हो जाता है, जो एकता थी वो धीरे से जगवाना चालू हो जाती है। तो जब इस स्थिति को देखे, जब भारतीयों द्वारा इस स्थिति को यहाँ पर लिया गया, तो फिर क्या किया गया, जो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली जो लाया था ये 1909 का मॉरले मिंटो सुधार, धीरे धीरे इसका विरोध किया जाने लगा भारतीयों द्वारा। और तो जब धीरे धीरे विरोध हुआ, तो फिर इसने क्या किया, कुछ दिन बाद फिर इसने अपना जो प्रतिवेदन सौंपा था कि इस आधार पर क्या क्या होना चाहिए, ये भारतीयों को लालच दे रहा था कि आप जो सोच रहे हैं वो उसका मुख्य मकसद ये नहीं है कि हम लोग आपको आपकी जो एकता है उसको तोड़ना चाहते हैं। हम लोग बस क्या चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर निर्वाचन कर सके, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर घूम सके। ठीक है, तो ये पहला क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। दूसरा क्या किया गया था, तो इसी में दूसरा किया गया था कि जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आया, तो इससे यहाँ पर जो थोड़ा सा जो मनमुटाव बना अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का, उसमें क्या किया गया था, उसको कम करने के लिए बोला गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में हम विधि सदस्य के रूप में, किस सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में विधि सदस्य के रूप में भारतीयों की नियुक्ति कराएंगे, ताकि भारतीय लोग वहां पर अपना कानून बना सके। लेकिन हम जानते हैं कि अगर ब्रिटिश कंपनी कोई कंपनी बनाती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कंपनी था, इसमें से अगर मान लो 30 व्यक्ति यहाँ पर काम करते हैं इस कंपनी में, इस संस्था में 30 व्यक्ति हैं, जिसमें से भारतीयों की संख्या जो मान लो हम 10 कर दिए भारतीय संख्या, और ये यहाँ पर बचे 20 बचे अंग्रेज, तो जो भी नियम बनेगा वो मेजोरिटी तो इनके पास है। ये तो नाम मात्र के खाली वहां है, खाली नाम मात्र इनका विधि सदस्य बना दिया गया है। इनका जो खाली पूछा जाएगा कि बताइए आप जो हम नियम बना रहे हैं वो किस प्रकार सोचते हैं, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्य जो निर्णय लेने की जो शक्ति होगी वो तो इसके पास होगी। तो यहाँ पर यही सब चीज समझ रहे थे भारतीय लोग कि हम लोगों को तो शामिल किया जा रहा था, वहां पर जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें तो शामिल किया जा रहा था, लेकिन जो निर्णय लेने की शक्ति जो थी वो सीधा ब्रिटिशों के पास होगी। हमसे सिर्फ खाली एक नाम मात्र के लिए हम लोगों को वहां पर रखा जाएगा, ताकि हम लोग का जो प्रतिनिधित्व जो जनता लोग समझे कि हम लोग का प्रतिनिधि वहां पर ब्रिटिश कार्यकारिणी परिषद में है। लेकिन ये भी समझ रहे थे भारतीय लोग कि यहाँ पर हम लोगों का जो स्थान दिया जाएगा वो एक नाम मात्र का स्थान दिया जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था, एक समझ गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू गई थी, और दूसरा क्या था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में की गई थी। और जो विधि सदस्य जो सबसे पहला निर्वाचित होने वाले थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, वो कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगर पूछता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय निर्वाचित होने वाला कौन था, तो वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में पहला व्यक्ति निर्वाचित होने वाला यही था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ही वहां पर भेजा गया था। ठीक है, तो यहां तक तो समझ गए कि मॉरले मिंटो सुधार जो आया था वो क्यों आया था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तब तक अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं तब तक।
तो आइए और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर प्रावधान किया गया था। प्रावधान ये किया गया था कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी, ठीक है, यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषद तो पहले ही बन चुका था, कौन सा अधिनियम में बना था ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो प्रांतीय विधान परिषद जो यहाँ पर बन चुका था उसमें क्या क्या था, प्रांतीय विधान परिषद को बजट पर वाद विवाद यानी कि बहस करने का शक्ति मिल गया था, जो कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत किया गया था। और क्या गया था कि जो प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की जाने लगी थी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे जब इनका क्षेत्र बढ़ने लगा, भारत में जब इनका पकड़ बढ़ने लगा था, तो जाहिर सी बात है कि अगर क्षेत्र बढ़ेगा तो वहां पर शासन के लिए हमको एक संस्था भी बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई थी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देखे कि मॉर्ले मिंटो सुधार जो 1909 का अधिनियम आया था उसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी वो मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत लागू की गई थी। अगर पूछता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक है वो मिंटो को बोला जाता है, क्योंकि मिंटो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तो मॉर्ले है, एक तो मिंटो है। तो मिंटो यहाँ पर वायसराय था और मॉर्ले यहाँ पर भारत सचिव था, ठीक है। तो मिंटो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसे बोला जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक जो है वो लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, ठीक है। यहां तक तो समझ गए आप। 1909 का भारत परिषद अधिनियम यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था किया गया था, इसका क्यों विरोध किया जाने लगा था, और फिर इसका लाने वाला कौन था, यहाँ पर वायसराय कौन था, यहाँ पर जो भारत सचिव कौन था, ये सब समझ गए, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको क्या बोला जाता है, 1919 के भारत परिषद अधिनियम को क्या बोला जाता है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम को तो मॉर्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, लेकिन 1919 के भारत परिषद अधिनियम को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या बोला जाता है? 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला जाता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है 1919 का भारत परिषद अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जब 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आ चुका था तो फिर क्या जरूरत पड़ गई कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया? तो चूंकि जब हम जानते हैं कि 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार था, 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार था, उसने जो व्यवस्था की थी उससे भारतीय क्या थे, नाखुश थे। तो जब भारतीय नाखुश थे तो उन लोगों को खुश करने के लिए उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया था, एक ये सुधार लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा सुधार लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक मॉन्टेग्यू नाम का व्यक्ति था और एक चेम्सफोर्ड नाम का व्यक्ति था। तो हम देखते हैं कि इस 1919 का भारत परिषद अधिनियम जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें जो प्रावधान किया गया था, तो सबसे पहला जो प्रावधान था वो था केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी।
केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब क्या है, यहाँ पर दो सदन यहाँ पर लाया गया था। दो सदन का जो कंसेप्ट लाया गया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा लाया गया था। और क्या किया गया था, तो जहां पर जो विषय था उसको विषयों को जो केंद्रीय जो विषय थे बांटा गया, जिसमें से पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। केंद्रीय विषयों को दो भाग में बांटा गया था। एक भाग था आरक्षित भाग और एक भाग था हस्तांतरित भाग। तो आरक्षित भाग में कुछ विषय थे और हस्तांतरित भाग में कुछ विषय थे। तो आरक्षित भाग में क्या विषय थे, जैसे जैसे हमारा व्यापार हो गया, ठीक है, सेना हो गया, फिर यहाँ पर जो रक्षा क्षेत्र हो गया, गतिविधि यहाँ पर जो टैक्स वगैरह वसूलने का जो क्षेत्र होगा, ये सब आरक्षित विषय में आ गए थे। और हस्तांतरित में क्या था, तो यहाँ प्रशासन जो था, यहाँ की जो नियम कानून व्यवस्था थी, यहाँ की जो क्या था, जो लगाने का जो प्रणाली था वो हस्तांतरित विषय में आ गया था। यानी कि आरक्षित विषय में इसका क्या था कि इसका सिर्फ होगा वो एक सदन के पास होगा। और हस्तांतरित मतलब कि क्या था, ये ट्रांसफर हो सकता था, इधर उधर हो सकता था। तो समझ में आ गया। केंद्रीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। उसमें से क्या कौन कौन से, तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में थे, आरक्षित विषय में कौन कौन से थे, तो आरक्षित विषय में थे, इसमें थे वित्त यानी कि पैसे संबंधित था, अकाल से संबंधित था, ठीक है, वित्त था, अकाल था, सेना था, और वित्त, अकाल, सेना, और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें था समाचार पत्र, सिंचाई इत्यादि। इसमें कौन कौन से विषय थे, आरक्षित विषय में वित्त था, अकाल था, सेना, समाचार पत्र, सिंचाई, उसी तरह से और भी बहुत सारे विषय थे आरक्षित में। और हस्तांतरित विषय में क्या क्या शामिल थे, तो हस्तांतरित विषय में जो शामिल थे वो था शिक्षा। क्या था, सबसे पहले शिक्षा, पुस्तकालय, प्रशासन, संग्रहालय इत्यादि। समझ में। केंद्रीय विषय को दो भागों में बांटा गया था, एक था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में जो आया था वो था वित्त था, अकाल था, सेना, समाचार पत्र, सिंचाई, कृषि वगैरह जो भी था। और हस्तांतरित विषय में क्या था, तो शिक्षा, पुस्तकालय, प्रशासन, संग्रहालय। ये समझ में आ गया। और क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो आइए हम समझते हैं इसमें जो प्रावधान किए गए थे। तो और जो मुख्य प्रावधान किए गए थे, और इसमें प्रावधान किए गए थे कि जो भारत सचिव है, कौन था, भारत सचिव, भारत सचिव वो क्या कर सकता था, तो भारत सचिव जो था वो सिविल सेवकों की नियुक्ति कर सकता था। भारत सचिव सिविल सेवकों की नियुक्ति कर सकता था। यानी कि जो भारत सचिव को सिविल सेवकों की नियुक्ति करने का जो अधिकार दिया गया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत दिया गया था। यानी हम बोल सकते हैं कि भारत में जो यूपीएससी की जो परीक्षा स्टार्ट हुई थी, यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत लाया गया था। ठीक है, किसके तहत, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत ही यूपीएससी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। यानी कि केंद्रीय स्तर पर अब भारतीय सिविल सेवकों की नियुक्ति कौन करेगा, तो भारत सचिव को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह भारतीय सिविल सेवकों की नियुक्ति करेगा। और भारतीय सिविल सेवकों की नियुक्ति की आवश्यकता यहाँ पर क्यों पड़ी, तो पड़ी इसलिए कि जब नया क्षेत्र जुड़ने लगा, इन अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में आने लगा, तो धीरे धीरे उन लोगों के शासन संचालन में, प्रशासन व्यवस्था में क्या हुई, कठिनाई होने लगी। जो वहां के जो वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल जो वायसराय बन चुके थे, तो वायसराय लोग क्या कर रहे थे, अपनी जगह पर बैठ के सभी इलाके का
प्रशासन सही से नहीं संभाल पा रहे थे, तो उसी लिए क्या किया गया था, तो सिविल सेवकों की नियुक्ति की गई थी। ताकि सिविल सेवकों का मुख्य जिम्मा क्या था, तो सिविल सेवकों का मुख्य जिम्मा था उस इलाके में, जहां जहां इलाके हैं उस इलाके में प्रशासन कैसे चलेगा, वहां पर टैक्स कलेक्शन का जो व्यवस्था होगा वो कैसे होगा, इसकी जिम्मा की गई थी, किसको, सिविल सेवकों को दी गई थी। यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारतीय सिविल सेवकों की नियुक्ति की गई थी, यूपीएससी की नियुक्ति की गई थी, सबसे पहली बार कंसेप्ट लाया गया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत लाया गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या किया गया था, तो भारतीय सिविल सेवक का जो भारत सचिव को नियुक्ति करने का जो दिया गया था, तो उसमें ये किसका था, तो ये जो चुनाव कर सकता था वो महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। ये जो भारत सचिव था वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। और क्या इसमें किया गया था, तो इसमें जो किया गया था वो तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का मतलब क्या था कि यहाँ पर अब दोहरा शासन प्रणाली होगा, एक ही संस्था से यहाँ पर शासन नहीं किया जाएगा, अलग अलग संस्था से यहाँ पर शासन किया जाएगा। जैसे में व्यापारिक मामले अलग देखेगा, कोई राजनीतिक मामले अलग देखेगा, उसी जैसे वहां पर समझे थे हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो कंसेप्ट आया था, उसी प्रकार से प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का लागू करने वाला जो था वो व्यक्ति का नाम क्या था, तो लियोनस कार्टियस था। क्या था, लियोनल कार्टियस। इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। यानी कि द्वैत शासन प्रणाली का जनक लियोनल कार्टियस को क्या बोला जा सकता है, तो इसको बोला जाता है द्वैत शासन प्रणाली का जनक। लियोनस कार्टियस को द्वैत शासन प्रणाली का जनक बोला जाता है। तो यहां तक तो हम देखें क्या क्या किया गया था, और इसमें क्या मुख्य प्रावधान क्या किए गए थे, तो इसमें जो मुख्य प्रावधान और किए गए थे वो हम आगे देखते हैं। यहां जो मुख्य प्रावधान किया गया था, तो केंद्रीय बजट को सबसे पहले क्या किया गया था, केंद्रीय बजट को क्या किया गया था, केंद्रीय बजट, यानी कि केंद्र का बजट अलग होगा अब से और राज्य का बजट अलग होगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि राज्यों का जो जब जैसे जैसे राज्य बढ़ा, इसके जो अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र में राज्य आना चालू हुआ, तो हर राज्य का अपना अपना भौगोलिक स्थिति होती है। कहीं कहीं कोई राज्य ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, और कोई राज्य ऐसे होते हैं जो बहुत ही समृद्ध होते हैं। तो अगर जो केंद्र में जो बजट पहले बनता था वो राज्यों को देख करके ना बनता था, लेकिन अब जब राज्यों का संख्या बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो राज्यों के लिए भी अलग प्रकार के बजट की व्यवस्था आवश्यकता होने लगी, ताकि राज्यों का जो संचालन का चलेगा वो कितना आधार पर किस प्रकार चलेगा, किसके लिए कितना ज्यादा धन की आवश्यकता होगी, किसके लिए कितना कम धन की आवश्यकता होगी। तो इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बजट को पहले पूरे देश के लिए एक ही बजट चलता था, लेकिन अब केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। यानी कि अगर पूछता है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग करने का जो कंसेप्ट आया था, वो किस प्रावधान जो आया था वो किस अधिनियम के तहत आया था, वो था भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं जो भी पढ़े आज हम लोग। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया था, तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। क्या थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत का जो विधि सदस्य में चौथे सदस्य के रूप में जो नियुक्ति की गई थी वो कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो सबसे पहले भारतीय जो थे वह क्या थे, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले सदस्य, भारतीय सदस्य नियुक्ति होने वाले विधि सदस्य के रूप में कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और क्या किया गया था, उसमें प्रावधान किया गया था मॉर्ले मिंटो में। तो इसमें प्रावधान किया गया था कि जो बजट पर बहस करने का जो अधिकार है वो जो वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद है उसको मिल गया था। ठीक है, तो अब वो तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार समझ में आ गया। और क्या किया गया था,
अब आते हैं 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, इसके तहत क्या क्या किया गया? तो इसके तहत तो सबसे पहले केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, जिसके द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन है? तो लियोनस कार्टियस है। केंद्र में द्विसत्तात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया था कि वह क्या कर सकता है? अब सिविल सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। और सबसे पहला जो सिविल सेवक नियुक्ति होने वाला था पद था, वो था महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। ये आ गया। फिर क्या था? जो कार्यकारिणी परिषद था, उसका विस्तार किया जाने लगा था। ठीक है, तो इतना आज में हम लोग समझ गए थे। तो अगर यहाँ से दो चीज निकलता है, दो आज हम लोग पढ़े, एक तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और एक है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में एक जनक कौन आया था? तो ये था द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनस कार्टियस। लेकिन अगर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पूछता है, तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जो जनक था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, वो कौन था? तो वो था लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पे समराइज करते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा जो बताई जाने वाली बात तो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।